रात का वक्त था। उसी रास्ते पर जहां हर दिन कारें गुजरती थी, उस रात एक कार नहर के गहरे काले पानी में समा गई। सुबह जब लोग जागे तो पूरे क्षेत्र में सिर्फ एक चर्चा थी, नहर में मिली वो कार और उसके अंदर 3 बेहोश लाशें। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कार में 7 लोग बैठे थे, मगर मौके पर सिर्फ 3 मिले। बाकी 4 लोग मानो हवा में गायब हो गए हों। परिवार हैरान, गांव सन्न और पुलिस उलझन में थी, क्योंकि जो बच गए थे उनकी यादाश्त धुंधली थी, जैसे किसी ने सबको गहरी नींद में धकेल दिया हो। और जो गायब थे उनमें एक था परिवार का बुजुर्ग, एक थी एक युवा लड़की, एक था चालक और एक रहस्यमयी तांत्रिक जिसका नाम लोग डरते डरते लेते थे। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, रहस्य और गहराता गया। फिर एक दिन घटनास्थल से कुछ दूर एक और लाश मिली, जो इस कहानी की दिशा ही बदल गई। अब सवाल यह नहीं था कि कौन मरा, सवाल यह था कि किसने मारा और क्यों मारा। और फिर सामने आया एक ऐसा राज जिसने पूरे गांव की रूह तक हिला कर रख दी। तो चलिए जानते हैं इस दर्दनाक हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी नोएडा की है। नोएडा के नवादा गांव में राजा सिन्हा भड़ाना एक सम्मानित और पुराने परिवार से ताल्लुक रखते थे। 4 मंजिला पक्के मकान में उनका बड़ा परिवार रहता था। पत्नी धर्मवती, 2 बेटे और 2 बेटियां। बड़े बेटे ललित की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी शीतल घर को संभालने में धर्मवती का बराबर हाथ बंटाती थी। दूसरी तरफ छोटा बेटा कपिल और बेटी प्रीति अभी अविवाहित थे। प्रीति की बड़ी बहन की शादी पहले ही हो चुकी थी, इसलिए अब घर में केवल कपिल और प्रीति की शादी की चिंता सबको सताती रहती थी। राजा सिन्हा के मकान से कुछ ही दूरी पर मुकेश उर्फ शानू का मोटर गैराज था। एक मेहनती और कुशल मैकेनिक। वो मेरठ के किठौर का रहने वाला था और पिछले 4-5 सालों से नवादा में अपना छोटा सा काम जमाए हुए था। शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता होने के बावजूद वो अक्सर लोगों से अलग थलग ही रहता, अपने काम में डूबा हुआ। 20 साल की कमसिन, मासूम और चंचल प्रीति जब भी अपने घर से निकलकर उस रास्ते से गुजरती, मुकेश की निगाहें अनायास ही उस पर टिक जाती। धीरे धीरे इन निगाहों की मुलाकातों में एक अनकही पहचान पनपने लगी और एक दिन बिना कहे ही दोनों के बीच आकर्षण ने जगह बना ली। अब तो फोन पर घंटों बातें होना एक आदत बन गई थी। मुकेश की खुरदरी आवाज और उसकी सादगी प्रीति को खींचती थी। वही प्रीति की हंसी और उसके भोलेपन ने मुकेश के दिल में हलचल मचा दी थी। मगर दोनों जानते थे कि वो अलग अलग धर्मों से आते हैं और अगर किसी को पता चल गया तो बात तूफान बनते देर नहीं लगेगी। इसी डर की वजह से वो बहुत कम ही एक दूसरे से मिल पाते थे। लेकिन भावनाएं जितनी गहरी होती है उतनी ही रास्ते खोज लेती है। प्रीति की अपनी भाभी शीतल से बहुत अच्छी बनती थी। लंबे समय तक मन में ये राज छुपाए रखने के बाद एक दिन हिम्मत करके उसने सब कुछ शीतल को बता दिया। शीतल ने पहले हैरानी से सुना, फिर प्रीति की आंखों में उतरती सच्चाई को महसूस किया। वो किसी फैसले पर तो नहीं पहुंची, मगर उसने प्रीति को डांटा भी नहीं। और फिर धीरे धीरे शीतल की जानकारी में ही प्रीति मुकेश से मिलने जुलने लगी। शीतल की जानकारी में प्रीति और मुकेश का मिलना जुलना जारी था। धीरे धीरे ये रिश्ता और भी गहरा होता गया। खबरों के मुताबिक कई बार मुकेश आधी रात के समय प्रीति के कमरे में पहुंच जाता, जहां दोनों रात भर मौज मस्ती करते और फिर वो सुबह होने से पहले चुपचाप वापस लौट जाता। 4 साल तक चले इस अफेयर की भनक आखिरकार प्रीति के परिवार वालों को लग गई। जब परिवार को सच्चाई पता चली तो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रीति, जिसने 12वीं में 92% अंक हासिल किए थे, अब घर पर बैठा दी गई और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। इसके अलावा गुस्से में आकर प्रीति के घर वालों ने मुकेश की पिटाई भी कर दी। ये अपमान मुकेश के मन में गहरा बैठ गया। वो भीतर ही भीतर आग की तरह जलने लगा और उसे यकीन होने लगा कि एक दिन वो इन लोगों को सबक जरूर सिखाएगा। शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप होने के बावजूद मुकेश प्रीति के लिए पागलपन की हद तक दीवाना हो चुका था। उसकी पत्नी और बच्चे तो किठौर में रहते थे, लेकिन उसका मन अब सिर्फ प्रीति पर अटका था। दूसरी तरफ प्रीति भी उससे शादी करना चाहती थी। इसी चाहत ने दोनों को भागकर शादी करने का प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया। साल 2016 की बात है।
एक दोपहर प्रीति अपनी भाभी शीतल के साथ किचन में काम कर रही थी। तभी अचानक उसे चक्कर आने लगे और वो फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखें उलटने लगी और वो अपना सिर पीछे की ओर झटके से घुमाने लगी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। शीतल पहले तो घबरा गई। वो डरते डरते प्रीति के पास गई और पूछा, क्या हुआ प्रीति, ठीक हो? सिर चकरा रहा है। लेकिन प्रीति जैसे किसी और ही दुनिया में खो गई थी। डरी हुई शीतल तुरंत किचन से बाहर भागी और सास ससुर को जाकर सब कुछ बताया। जब धर्मवती और राजा सिंह किचन में पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। प्रीति अभी भी फर्श पर बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थी और उसका सिर ऐसी तेजी से हवा में घूम रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत उसे नियंत्रित कर रही हो। माता पिता दोनों को तुरंत समझ आ गया कि प्रीति पर कोई ऊपरी हवा का असर है। राजा सिन्हा घबराए हुए आवाज में बोले, बेटी क्या हुआ, क्या महसूस हो रहा है? तभी प्रीति ने भारी गुर्राती हुई आवाज में कुछ ऐसा कहा कि सबके पैरों तले जमीन निकल गई। मैं पीपल वाला बाबा हूं। इस लड़की ने मेरे ऊपर थूका था, इसलिए अब इसका परिणाम इसको भुगतना पड़ेगा। प्रीति की आवाज उसके अपने जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये खबर फैलते देर नहीं लगी। आस पड़ोस के लोग भी जमा होने लगे और हर कोई अपने अपने तरीके से घटना को समझने और समझाने लगा। किसी ने कहा भूत लग गया है, किसी ने कहा काली नजर है, और कुछ तो राजा सिंह को तरह की सलाहें देने लगे। इन्हीं पड़ोसियों में से किसी ने राजा सिंह को सलाह दी कि वो तांत्रिक सलीम से मिले, वही इस मामले को ठीक कर सकता है। उसका तंत्र मंत्र बहुत चलता है। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, तांत्रिक सलीम भगत छोलस गांव का रहने वाला था और लंबे समय से तंत्र मंत्र का काम कर रहा था। गांव का माहौल ऐसा होता है कि इंसान चाहे कितना भी आधुनिक हो, थोड़ा बहुत भूत प्रेत पर विश्वास करने लगता है। और अब जब बात अपनी बेटी की थी, राजा सिंह और धर्मवती दोनों को लगा कि तांत्रिक से मिलना ही सही रहेगा। अगले ही दिन राजा सिंह अपने बड़े बेटे ललित के साथ छोलस गांव पहुंचे और उन्होंने सलीम भगत को पूरी बात बताई। सलीम भगत ने गहरी सांस लेकर कहा, अगली बार ऐसा हो तो मुझे तुरंत बुलाना, मैं वही आकर सब ठीक कर दूंगा। पहली घटना के बाद यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अक्सर प्रीति अचानक वही हरकतें करने लगती, आंखें उलट जाना, सिर हवा में घुमाना, कुछ अस्पष्ट बुदबुदाना। आखिरकार राजा सिंह ने सलीम तांत्रिक को फोन किया। ललित तुरंत बाइक लेकर छोलस गया और सलीम भगत को नवादा ले आया। घर पहुंचते ही सलीम ने देखा कि प्रीति जमीन पर बैठी थी और तेज तेज कुछ बुदबुदा रही थी। उसकी हालत देखकर वो झट से आगे बढ़ा, अपनी छोटी बोतल से पानी निकाला और उसके चेहरे पर छींटे मार दिए। पानी पड़ते ही प्रीति का शरीर पीछे की ओर झटका खाकर गिर पड़ा और वो बेहोश हो गई। सलीम ने ललित और कपिल को आदेश दिया, इसे उठाकर बिस्तर पर लेटा दो, इसे सोने दो। लड़के अपनी बहन को संभालते हुए कमरे में ले गए। राजा सिन्हा घबराए खड़े थे। क्या हुआ भगत जी, कुछ समझ में आ रहा है? सलीम ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे लग रहा है इस लड़की पर कोई साया है। ये सुनते ही राजा सिंह ने जल्दी से कहा, हाँ, ये तो पीपल वाले बाबा का नाम ले रही थी बार बार। सलीम के चेहरे पर अचानक बेचैनी फैल गई। वो धीमे से बोला, पीपल वाले बाबा? वो तो किसी को परेशान नहीं करते। राजा सिंह ने पूरा किस्सा बता दिया। वो कह रही थी कि उसने पीपल के पेड़ पर थूका था, उसी वजह से बाबा उसके ऊपर सवार हो गए हैं। यहां नवादा के उस पीपल के बारे में लोगों का मानना है कि उस पर बाबा का वास है, इसलिए लोग उसकी पूजा भी करते हैं। सलीम भगत कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, अगर ये सच है, अगर यही कारण है, तो इसका इलाज यहां नहीं होगा। इसे बदायूं ले जाना पड़ेगा, छोटे सरकार और बड़े सरकार के जरायतों पर। वहां माफी मांगनी होगी, रोज हाजिरी लगाई जाएगी, तो कुछ ही दिन में मरीज ठीक हो जाता है। प्रीति को बदायूं ले जाना ही पड़ेगा। बदायूं जिले में स्थित छोटे सरकार और बड़े सरकार की दरगाहों की पूरे इलाके में गहरी मान्यता थी। इन दरगाहों को लोग श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र मानते थे। हर साल यहां उर्स होता था, जिसमें दूर दराज से हजारों श्रद्धालु पहुंचते थे। माना जाता था कि यहां की दुआओं में ऐसी ताकत है कि मन की हर मुराद पूरी हो जाती है, चाहे बीमारी हो, संकट हो या फिर किसी ऊपरी हवा का असर। दरगाह का माहौल हमेशा शांत, सुकून भरा और आध्यात्मिकता से भरा रहता था। जो भी यहां आता उसके मन का बोझ जैसे हल्का हो जाता। लोग ये भी विश्वास करते थे कि यहां हर तरह का इलाज होता है और जिन पर किसी अनदेखे साए का असर हो, वे भी यहां ठीक होकर जाते हैं।
राजा सिंह खुद कैंसर से पीड़ित थे, और अब जब प्रीति के साथ ये सब हो रहा था तो आसपास के लोगों ने उन्हें सुझाव दिया, आप भी बड़े छोटे सरकार पर हाजिरी लगाना शुरू कर दीजिए, इससे आपकी सेहत को भी फायदा होगा। 2016 की फरवरी मार्च में हुई पहली घटनाओं के बाद से राजा सिंह और उनके परिवार वाले समय समय पर प्रीति को लेकर बदायूं जाने लगे। हर बार उम्मीद रहती कि शायद इस बार राहत मिल जाए। फिर 25 अगस्त 2016 का दिन आया। परिवार एक बार फिर बदायूं की ओर रवाना हुआ, ड्राइवर ओमपाल की टाटा इको कार में। उस दिन घर पर सिर्फ छोटा बेटा कपिल रुका रह गया। बाकी सभी लोग यात्रा पर निकले, बाबा सलीम, प्रीति के साथ उसके मामा राजेंद्र और मामी भी। संयोग से प्रीति की मामी का नाम भी प्रीति ही था। सुबह ठीक 8 बजे कार नवादा से बदायूं के लिए निकल गई। ये परिवार आमतौर पर सुबह जाते और देर रात तक वापस आ जाया करते थे, लेकिन उस रात ऐसा नहीं हुआ। रात गहराती गई, लेकिन कार वापस नहीं लौटी। घर पर बैठे कपिल की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने पिता राजा सिंह को फोन किया, लेकिन हर बार फोन आउट ऑफ कवरेज बताता रहा। इससे कपिल और चिंतित हो गया। करीब रात 3 बजे उसके फोन की घंटी बजी। कॉल ललित का था, जो अभी भी बदायूं में ही था। ललित ने घबराई आवाज में पूछा, सब लोग घर पहुंच गए क्या? कपिल चौंक गया। क्या? आप सब तो साथ गए थे, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि सब घर आ गए या नहीं? ललित ने गहरी सांस लेकर बताया कि मजार से निकलने के बाद सब लोग पास के एक ढाबे पर खाना खाने रुके थे। खाना खाने के बाद सभी वापस कार में आ गए। कार में बैठते ही प्रीति और उसकी मां ने सबको फ्रूटी या माजा जैसा कुछ पीने के लिए दिया। जैसे ही सबने वो ड्रिंक पिया, एक अजीब सी बेहोशी सब पर हावी होने लगी। पर एक फर्क हुआ, ललित की पत्नी शीतल पेट से थी। इस वजह से उसे ड्रिंक पीते ही उल्टी हो गई और वो कार से उतर गई। शीतल की हालत देखते हुए ललित और मामा राजेंद्र भी कार से उतर आए। तीनों पास ही एक जगह बैठ गए और शायद उन्नीदे होकर वहीं सो गए। रात 3 बजे जब ललित की आंख खुली तो उसने देखा कि आसपास सिर्फ वही 3 लोग थे, प्रीति, मां, पिता, कोई नहीं। और सबसे बड़ा झटका यह था कि कार भी गायब थी। घबराकर ललित ने ड्राइवर ओमपाल के घर फोन किया, लेकिन वहां से पता चला कि ओमपाल भी अपने घर नहीं पहुंचा था। ललित ने तुरंत अपने बहनोई वेदराम को फोन मिलाया और सारी बात बताई। वेदाराम ने समय बर्बाद नहीं किया। वो 2 और जानने वालों को साथ लेकर उसी वक्त बदायूं के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जब वे लोग नरोरा की गंग नहर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बड़ी भीड़ इकट्ठी थी। पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और लोग आपस में घबराई आवाज में बातें कर रहे थे। वेदाराम ने कार रुकवाई और दौड़कर पुलिस वालों से पूछा कि क्या हुआ है। एक पुलिसकर्मी ने बताया, नहर में एक कार गिरी हुई है और उसमें कुछ लोग भी फंसे हैं। ये सुनते ही वेदराम का दिल धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत कार का नंबर पूछा। पुलिस ने जब नंबर बताया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही कार थी जिसमें राजा सिंह और पूरा परिवार गया था। थोड़ी देर बाद गोताखोरों ने कार को नहर से बाहर निकाला। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। अंदर 3 लाशें पड़ी थी, एक पुरुष और 2 महिलाएं। पहचान कराने पर पुष्टि हुई कि वो लाशें राजा सिंह, उनकी पत्नी धर्मवती और मामी प्रीति की थी। ये खबर जंगल की आग की तरह नवादा पहुंच गई। पूरा गांव सदमे में डूब गया। हर घर में मातम का माहौल था। पुलिस ने तीनों शवों को बुलंदशहर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बाद में उन्हें नवादा लाकर परिवार और गांव वालों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सबके सामने था। कार में कुल 7 लोग थे, 3 की लाशें मिल गई। ललित और उसकी पत्नी शीतल अभी भी बदायूं में थे। तो फिर बाबा सलीम, ड्राइवर ओमपाल और सबसे अहम प्रीति कहाँ है? गांव के लोगों को इस पूरी घटना में स्पष्ट रूप से बाबा सलीम की कोई साजिश नजर आने लगी। भड़कते माहौल में लोगों ने ग्रेटर नोएडा के थाना कासना में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर दी। जब पुलिस ने ललित से पूरी जानकारी लेनी शुरू की तो उसने पूरी घटना सिलसिलेवार बताई। 24 अगस्त की सुबह छोटे सरकार के मजार पर चादर चढ़ाने के बाद जब सब लोग वापस कार तक पहुंचे, तभी प्रीति ने 2 लीटर की बोतल से सभी को कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक पीते ही सभी पर एक अजीब सी बेहोशी छाने लगी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ललित ने बताया कि रात लगभग 3 बजे जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी शीतल और मामा राजेंद्र भी उसी के पास बेहोशी की हालत में पड़े थे। जब उन्हें बाकी लोगों के गायब होने की बात बताई गई तो वे भी घबरा गए। तीनों ने इधर उधर लोगों से पूछताछ शुरू की। उसी जगह के पास एक होटल में एक आदमी ने बताया कि एक काली इको कार को एक लड़का लेकर गया था।
और वो लड़का टोपी लगाए हुए था। अब तक पुलिस और लोगों का शक पूरी तरह से बाबा सलीम पर था। सबको लगता था कि यही आदमी इस रहस्यमयी घटना का सूत्रधार है। लेकिन अचानक सारा मामला पलट गया। पुलिस की तरफ से खबर आई कि घटनास्थल से करीब 4 किलोमीटर दूर एक और लाश मिली है और उसकी पहचान बाबा सलीम के रूप में हुई है। इस खबर ने पूरे मामले को नई दिशा दे दी। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें साफ लिखा था कि तीनों मृतकों राजा सिंह, धर्मवती और मामी प्रीति के शरीर में नींद की दवा मिली है। अब एक और बड़ा सवाल सबके सामने था। राजा सिंह की बेटी प्रीति कहाँ है? बाबा सलीम की मौत मिल जाने के बाद पुलिस का ध्यान एकदम से प्रीति की तरफ मुड़ गया। पुलिस ने अपने खबरी नेटवर्क को हर दिशा में लगा दिया था ताकि प्रीति का कोई सुराग मिल सके। पुलिस के खबरी नेटवर्क से धीरे धीरे कुछ अहम बातें सामने आने लगी। पता चला कि प्रीति का अफेयर उसके घर के पास गैराज चलाने वाले मुकेश उर्फ शानू से चल रहा था। वही मोटर मैकेनिक जिससे उसका रिश्ता पिछले 4-5 सालों से गुपचुप चल रहा था। सबसे बड़ा झटका यह था कि 25 अगस्त के बाद से मुकेश का गैराज भी बंद था। दोनों की गुमशुदगी ने पुलिस का शक और गहरा कर दिया। पुलिस ने प्रीति और मुकेश दोनों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिए थे। एक सप्ताह तक पुलिस उनकी लोकेशन ट्रैक करती रही। आखिरकार जानकारी मिली कि दोनों शादी के सिलसिले में इलाहाबाद कोर्ट पहुंचे थे और 2 सितंबर को संगम एक्सप्रेस से इलाहाबाद से बुलंदशहर लौट रहे थे। अब उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए मुश्किल नहीं था। योजना बन चुकी थी और 2 सितंबर की शाम जब ट्रेन बुलंदशहर स्टेशन पर रुकी, पुलिस ने दोनों को प्लेटफॉर्म पर ही पकड़ लिया। ना कोई भागने की कोशिश, ना कोई बहाना। दोनों ने खुद को बिना किसी विरोध के पुलिस के हवाले कर दिया। कड़ाई से पूछताछ शुरू हुई। घंटों चली इस पूछताछ में प्रीति और मुकेश ने कई राज खोले। उन्होंने बताया कि दोनों निकाह कर चुके हैं और अब प्रीति का नया नाम जिया है। मुकेश का मानना था कि अगर दोनों पति पत्नी बन जाए तो प्रीति को बाद में जमानत दिलवाना आसान होगा। इसी वजह से वे इलाहाबाद कोर्ट में अपना विवाह रजिस्टर करवाने गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि प्रीति पर आने वाली भूत बाधा सिर्फ एक नाटक थी। यह सारा ड्रामा रचा गया था ताकि परिवार को भ्रमित किया जा सके और भागने की तैयारी गुपचुप जारी रखी जा सके। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली सच्चाई यह थी कि यह पूरा प्लान बाबा सलीम का बनाया हुआ था। पर वही योजना जो उसने दूसरों को फंसाने और भटकाने के लिए बनाई थी, अंत में उसे खुद ही जाल में फंसा गई और उसी खेल में उसने अपनी जान भी गंवा दी। बाबा सलीम और मुकेश पहले से एक दूसरे को जानते थे। इसी पुराने संबंध के चलते सलीम ने ही मुकेश को पीपल बाबा वाली फर्जी योजना बताई थी। एक ऐसा प्लान जिसमें भूत बाधा, झाड़ फूंक और टोने टोटकों का नाटक करके परिवार को धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर किया जा सके और प्रीति को बार बार घर से बाहर जाने का बहाना मिलता रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पुलिस ने दोनों को मीडिया के सामने पेश किया, प्रीति अपना चेहरा पूरी तरह ढक कर आई थी। इसके विपरीत मुकेश बिल्कुल बेखौफ, बिना किसी अपराध बोध के ठंडे दिमाग से खड़ा रहा। उसने 5 हत्याओं का पूरा जिम्मा अपने सिर ले लिया। ना किसी की सफाई, ना किसी तरह की शर्मिंदगी। मुकेश की पूछताछ से यह भी साफ हो गया कि ड्राइवर ओमपाल भी इस साजिश का शिकार हुआ था और उसकी भी मृत्यु हो चुकी होगी। लेकिन सबसे दुखद पहलू यह था कि पुलिस उसका शव कभी तलाश नहीं कर पाई। प्रीति ने भूत बाधा का नाटक तब शुरू किया जब उसके बड़े भाई ललित को उसके और मुकेश के संबंधों के बारे में पता चल गया था। ललित ने दोनों को बहुत डांटा, प्रीति पर पाबंदियां लगा दी और उसका बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। ऐसे में भूत बाधा का यह नाटक ही उसके लिए घर से बाहर जाने का एकमात्र सुरक्षित बहाना बन गया। दरगाह जाने का कार्यक्रम भी उसी वजह से नियमित हुआ। वो अक्सर अपने पिता राजा सिंह के साथ ही बदायूं की दरगाह जाने लगी, जहां मुकेश पहले से पहुंच जाता और दोनों गुपचुप मिल पाते। मुकेश अक्सर राजा सिन्हा को नशे वाला ड्रिंक या चाय दे देता था, जिससे राजा सिंह गहरी नींद में चले जाते थे। इस बीच मुकेश और प्रीति बदायूं के किसी होटल में जाकर मस्ती करते, प्लान बनाते और आगे की रणनीति तैयार करते। 26 अगस्त की रात मुश्किलें एक नए मोड़ पर पहुंची। उस रात जब पूरी कार में बैठे लोग नींद की दवा के असर से बेहोश होते जा रहे थे, मुकेश दूर से ये पूरा दृश्य देख रहा था। आधी रात के बाद जब उसने देखा कि सभी लोग पूरी तरह बेसुध हो चुके हैं, वो छुपते छुपाते प्रीति के पास आया। प्रीति ने ड्राइवर ओमपाल की पॉकेट से कार की चाबी निकालकर धीरे से मुकेश के हाथ में थमा दी और फिर वहां से दोनों कार में बैठे राजा सिंह, धर्मवती, ड्राइवर ओमपाल, मामी प्रीति और बाबा सलीम को लेकर बदायूं से निकलकर नरोरा की ओर चल पड़े। रात का गहरा सन्नाटा, कहीं कहीं सड़क पर छिटकी पीली रोशनी
बीच में नहरों के किनारे घना अंधेरा। साजिश पूरी तरह मुकेश के नियंत्रण में थी और प्रीति उसके बिल्कुल साथ। नरोरा पहुंचकर पहले मुकेश ने कार को गंग नहर पुल के संकरे फुटपाथ पर चढ़ाया। उस समय कार में बैठे सभी लोग दवा के असर से बेसुध पड़े थे। ना कोई हिला, ना कोई बोला। इसके बाद उसने ठंडी सिहरन पैदा करने वाली शांति में कार को जोर से धक्का दिया। कार सड़क से नीचे गिरी, तेज आवाज के साथ भंवर मारते बहते पानी में समा गई। गिरने की ये जोरदार आवाज नहर किनारे झोपड़ी में रहने वाली एक औरत ने साफ साफ सुनी थी, पर गहरा अंधेरा था, कुछ दिखा नहीं और वो डर के मारे बाहर भी नहीं निकल पाई। सुबह जब लोगों ने पानी के तेज बहाव के बीच कुछ अजीब सा देखा, तब पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन तब तक कार लगभग 200 मीटर नीचे बह चुकी थी। जब क्रेन और स्थानीय गोताखोरों ने कार को नहर से निकाला, तब सामने आया राजा सिंह, धर्मवती और मामी प्रीति का निर्जीव सच। उधर अपराध को अंजाम देने के बाद प्रीति और मुकेश एक ट्रक पकड़कर बदायूं लौट आए। बदायूं में मुकेश ने अपनी कार उठाई और दोनों मेरठ की ओर निकल गए। मेरठ में एक सस्ते लॉज में छिपते हुए मुकेश ने प्रीति से धर्म परिवर्तन करवाया, उसका नया नाम रखा जिया, और उसी लॉज में दोनों ने निकाह कर लिया। इस बीच पुलिस जांच में वही कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी मिल गई जिसमें नींद की दवा मिलाई गई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पूरे घटनाक्रम को लगभग स्पष्ट कर दिया। जांच में यह भी सामने आया कि यह मुकेश का पहला काम नहीं था। इससे पहले भी वो एक लड़की को घर से भगाने में मदद कर चुका था। वो लड़की अपने घर से 25 लाख रुपए लेकर भागी थी। बाद में पंचायत बैठी, मामला दबा दिया गया और पूरा पैसा बरामद भी हो गया। 2022 में अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे 5 हत्याओं वाले सनसनीखेज मामले में प्रीति उर्फ जिया और मुकेश दोनों ही जेल में बंद है और मुकदमे का ट्रायल आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। अदालत में अब तक प्रीति के परिवार के 3 सदस्य गवाही दे चुके हैं। इन गवाहियों में परिवार की पीड़ा, सदमा और दोनों आरोपियों के प्रति गहरा आक्रोश साफ झलकता है। लेकिन मामले में कुल 32 गवाह दर्ज है, इसलिए ट्रायल अभी लंबा चलना तय है। पोस्टमार्टम डॉक्टर, पुलिस अधिकारी और वे प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने रात में कार को नहर में गिरते सुना या देखा था, इनकी गवाही होना अभी बाकी है। इनमें से कई गवाहों को अभियोजन पक्ष बेहद अहम मान रहा है, क्योंकि उनसे घटनाक्रम की आखिरी कड़ी पूरी तरह अदालत में सिद्ध हो सकती है। जेल में प्रीति और मुकेश की स्थिति रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों के साथ न तो परिवार किसी तरह की सहानुभूति रखता है और न ही जेल में कोई कैदी इनसे घुलता मिलता है। जेल प्रशासन के लिए भी ये केस संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि 5 हत्याओं का आरोप आम कैदियों के बीच अक्सर बेहद नफरत पैदा करता है। सरकारी वकील किशन लाल पराशर, जो इन दोनों की अनिवार्य पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि परिवार वाला कोई भी वकील खड़ा होने को तैयार नहीं, उन्होंने अदालत को बताया कि जेल के अन्य कैदी प्रीति और मुकेश के साथ बदसलूकी करते हैं, उनको धमकाते हैं और कई बार मारपीट तक करने की कोशिश कर चुके हैं। इस वजह से अदालत में एक अर्जी दाखिल की गई कि दोनों आरोपियों को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाए ताकि उनकी जान को खतरा न रहे। इस केस में ना अपराधियों के परिवार, ना गांव वाले और ना ही जेल प्रशासन या कैदियों में किसी भी ओर से प्रीति या मुकेश के लिए कोई दया या समर्थन देखने को मिला है। लोग खुलकर कहते हैं, जिस लड़की ने अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया, वो किसी की हमदर्दी की हकदार नहीं। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, शौक को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वो घर संभालते हुए भी अपने शौक पूरे कर सकती थी। मैम, हर किसी के हालात अलग होते हैं, कभी कभी सब संभालना इतना आसान नहीं होता। कोशिश तो उसने भी की होगी, शायद उसे थोड़ी और समझ और सहारे की जरूरत थी। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, इसी कारण लोग किसी की मदद करने से पहले 100 बार सोचते हैं। मुसीबत में दिए हुए पैसे वापस मांगने पर उसकी जान ही ले ली। मैम, सच में ऐसी घटनाएं इंसानियत पर सवाल खड़े कर देती है। मदद करने से पहले 100 बार सोचना मजबूरी बन जाता है, क्योंकि भरोसा ही सबसे बड़ी चीज है। किसी का जीवन ले लेना किसी भी हालात में सही नहीं ठहराया जा सकता। हमें समाज में भरोसा और सुरक्षा दोनों बढ़ाने की जरूरत है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के कारण इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। जो भी किसी चीज का इस्तेमाल हद से ज्यादा करता है, उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। मुस्कान ने भी हद से ज्यादा कर दिया, इसलिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। मैम, सच बात है, किसी भी चीज का अति उपयोग नुकसान ही करता है,
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमें सुविधा देते हैं, लेकिन अगर संतुलन न रखा जाए तो परिणाम बहुत भारी पड़ सकते हैं। मुस्कान के साथ जो हुआ वो वाकई बेहद दुखद है। हमें इससे सीख लेकर अपनी और अपने आसपास के लोगों की सेहत व सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, किसे ट्रस्ट किया जाए? डॉक्टर्स तो नेक्स्ट गॉड होते हैं, बट यहां तो डॉक्टर खुद ही। मैम, भरोसा करना मुश्किल हो जाता है जब ऐसी घटनाएं सामने आती है, लेकिन हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग सच में अपनी पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। फिर भी गलत अनुभव होने पर दुख और गुस्सा महसूस होना बिल्कुल स्वाभाविक है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सिस्टर, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, बहुत ही दुखद घटना है। मैम, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, ऐसा कौन सा शरीर है जिसे कभी बीमारी नहीं होती? इतनी छोटी सी वजह से एक जीती जागती डॉक्टर की हत्या करना पागलपन है। ऐसे दरिंदे डॉक्टर को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जमुना अटलूरी फ्रॉम मुंबई। सर, बीमारी इंसान के जीवन का हिस्सा है, कोई भी इससे पूरी तरह अछूता नहीं रहता, लेकिन किसी छोटी वजह पर किसी डॉक्टर की हत्या करना न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि समाज के लिए भी खतरनाक है। ऐसे अपराधों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई जरूरी है ताकि न्याय मिल सके और ऐसा दोबारा न हो। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नाहिद खान जी ने कमेंट किया है, हाय विवेक, होप ऑल इज वेल। अ मदर हु कुडंट लव हर ओन चिल्ड्रन, हु लेफ्ट देम बिहाइंड विदाउट अ थॉट, what love could the world ever expect from her? Very strange. Ma'am, thanks for sharing. I can understand why you feel that way. Situations like that can be really painful and confusing. Sometimes people carry their own unresolved issues that affect how they treat others. I hope things get better for everyone involved. Ma'am, thank you very much for your support. स्मितल जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्याम बहादुर गुप्ता सर ने कमेंट किया है, ब्याज पर पैसे वही लेता है जो किसी मजबूरी में होता है, पर अगर समय पर पैसे नहीं चुका पा रहा था तो थोड़ी बहुत फटकार या अपमान सहन करना ही पड़ता, लेकिन इसके लिए हत्या कर देना कहां की समझदारी है। अब न सिर्फ वो खुद बल्कि उसकी पत्नी भी जेल चली गई। सोचिए, बच्चों का भविष्य क्या होगा। सर, सही कहा आपने, मजबूरी में लिया गया कर्ज भी कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर पहुंचा देता है जहां सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है। लेकिन हिंसा किसी भी हाल में समाधान नहीं हो सकती। एक गलत फैसले ने दो जिंदगियां बर्बाद कर दी, और सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों का हुआ जिनका कोई दोष ही नहीं था। काश ऐसे हालात में लोग मदद या सलाह लेने की कोशिश करें ताकि हालात बिगड़ने से पहले संभाले जा सके। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रीति कुमारी जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक सर जी, सो सैड स्टोरी। हेलो मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रेणु देवी जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक, कमेंट, व्यू विवेक जी। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनोज यादव जी ने कमेंट किया है, कुछ औरतों का पेट अपने पति से नहीं भरता है, उनके शरीर की आग अपने पति से नहीं बुझती है तो दूसरी जगह मुंह मारते हैं और उसी को मारने का नतीजा है। सर, किसी भी रिश्ते में समस्याएं सिर्फ एक पक्ष की वजह से नहीं होती। रिश्तों में समझ, संवाद और सम्मान जरूरी होता है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रिंकी देवी जी ने कमेंट किया है, या तो वो पैसों के लोभ में पड़ गई होगी, नहीं तो प्यार के चक्कर में। मैम, ये सब मान लेना आसान है, पर सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विकास कुमार जी ने कमेंट किया है, नाइस वॉइस। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। फरहत खानुम जी ने कमेंट किया है, लड़कियां आजकल अक्सर लड़कों के पास पैसा और रुतबा देखकर आती है, चाहे लड़का उन्हें कैसा भी ट्रीट करे। इसी वजह से ऐसे केस आम हो गए हैं। मैम, हर व्यक्ति का नजरिया और अनुभव अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सभी लड़कियां केवल पैसा या रुतबा देखकर ही रिश्ते बनाती है। बहुत से लोग भावनाओं, समझ और आपसी सम्मान पर भी रिश्ते कायम करते हैं। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। समीर जी ने कमेंट किया है, हेलो सर, हाउ आर यू? सर, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रतिमा आर्यल जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नाज खान जी ने कमेंट किया है,
ये उसका पति नहीं, लिव इन पार्टनर था। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अहमद अफजल जी ने कमेंट किया है, इसको सजाए मौत दी जानी चाहिए। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अब्दुल मन्नान हयात जी ने कमेंट किया है, अपनी बेटियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। भारत में इतना फ्री माहौल क्यों है? रिलेशनशिप बनाना जैसी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। कराची, पाकिस्तान से। सर, हर समाज में समय के साथ सोच और माहौल बदलते हैं। बेटियों को छूट देने की बजाय सही शिक्षा, भरोसा और मार्गदर्शन देना जरूरी होता है। रिश्ते बनाना या न बनाना व्यक्तिगत चयन है और हर देश की अपनी संस्कृति व मूल्य होते हैं। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शक्ति एंटरटेनमेंट के नाम के आईडी से कमेंट आया है, लड़कियों को ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को जल्दी छोड़ देना ही बेहतर है। समाज बचाने नहीं आता, सब पुलिस से डरते हैं। लड़कियों को अपनी जान और जिंदगी खुद बचानी होगी। उन्हें अपने माता पिता के पास ही रहना चाहिए। गहरा कलयुग चल रहा है। सर, आपकी बात में दम है। सुरक्षा सबसे पहले आती है और किसी भी तरह के अपराधी या हानिकारक स्वभाव वाले व्यक्ति से दूरी बनाना ही समझदारी है। लड़कियों की सुरक्षा सिर्फ उन्हीं के नहीं, परिवार और समाज सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे समय में सतर्क रहना और सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे विवेक कुमार जी, मुकेश शर्मा जी, समीनाज जी, गणेश सौद जी, सत्यनारायण लहरे जी, अलग जोत सिंह जी, जहीर डॉन जी, सनी भंडारी जी, विनोद राजपूत जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।